हो तो क्या होगा। आपको मैं कुछ बातें एक छोटी सी बात बताऊं। अगर ये कहा जाता है कि दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही तरफ हैं तो केंद्र से उनकी दूरियों का डिफरेंस हो जाता है। अगर दोनों जीवाएं समांतर हैं और केंद्र के विपरीत दिशा में हैं तो उनके जो बीच की दूरी है वो केंद्र से दूरियों के योग के बराबर हो जाती है। ऐसे ही होता है ना? कई बार ऐसा दिया हुआ ही नहीं होता है कि दोनों जीवाएं केंद्र के एक तरफ हैं या दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत तरफ हैं। सपोज कीजिए, ठीक है, किसी वृत्त की रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, एक जीवा ए बी है, इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, एक जीवा सी डी है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, दोनों समांतर जीवाएं हैं, ए बी और सी डी है, ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब ये कुछ नहीं दिया गया कि दोनों जीवाएं हैं वो वृत्त के एक तरफ हैं या अपोजिट डायरेक्शन में हैं। आपसे ये पूछ लिया इन समांतर जीवों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, न्यूनतम दूरी क्या होगी, या आपसे ये पूछ लिया इन समांतर जीवों के बीच में अधिकतम दूरी क्या होगी, अधिकतम दूरी क्या होगी। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है वो उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो न्यूनतम दूरी तो हो जाएगी कितनी, 2, और अधिकतम दूरी कितनी हो जाएगी, 8 और 6 कितनी हो जाएगी, 14। तो वहां पर ये देना जरूरी नहीं है कि दोनों एक डायरेक्शन में है या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ये ऐसे भी हो सकता है, आर की लंबाई 10 है, ए बी की लंबाई 16 है, सी डी की लंबाई भी 16 है, और फिर आपसे पूछ लिया ए बी और सी डी पैरेलल हैं। अब पूछा है दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी। अब यहां पर अगर दोनों पैरेलल भी दे रखी हैं और दोनों की लंबाई है वो 16-16 दे रखी है तो एक डायरेक्शन में नहीं हो सकती। अगर एक डायरेक्शन में होगी तो वो ओवरलैप करेंगी, ओवरलैप करेंगी। ओवरलैपिंग की कंडीशन नहीं लेनी है तो 16 का आधा 8, 16 का आधा 8, तो एक तरफ डिस्टेंस 6, दूसरी तरफ डिस्टेंस 6, और 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। तब उनके बीच की न्यूनतम दूरी है वो कितनी मानी जाएगी, 12 मानी जाएगी। ठीक है, ऐसे कंडीशन हो सकती है। प्रतिच्छेदी जीवाएं पढ़ रहे थे, इंटरसेक्टिंग कोड्स पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको ये बताया था ये कोई सर्किल है, ये इसकी एक जीवा है, ये इसकी दूसरी जीवा है, ये इसका केंद्र है। इस जीवा को ए बी बोलते हैं, इस जीवा को मैं सी डी बोल देता हूँ, केंद्र इसका ओ है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट पी है। तो ए पी गुणा बी पी बराबर सी पी गुणा डी पी हुआ था। ए पी गुणा बी पी बराबर सी पी गुणा डी पी हुआ था, ऐसे ही हुआ था ना। एक जीवा के दोनों सेगमेंट्स का गुणनफल दूसरी जीवा के दोनों सेगमेंट्स के गुणनफल के बराबर है। एक तो मैंने ऐसे बताया था, दूसरी इसी बात को मैंने ऐसे बताया था, एक जीवा के द्वारा बने हुए आयत का क्षेत्रफल दूसरी जीवा के द्वारा बने हुए आयत के क्षेत्रफल के बराबर है अगर उस जीवा के दोनों खंडों को आयत की लंबाई और चौड़ाई माना जाए तब। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में ऐसे बताया था। तीसरी लैंग्वेज में ये बताया था कि दोनों जीवाएं बिंदु पी के ऊपर, प्रत्येक जीवा बिंदु पी के ऊपर, प्रत्येक जीवा यानी प्रत्येक जीवा को पी के द्वारा अंतः विभाजित किया जाता है, ए बी को ए पी और बी पी में और सी डी को सी पी और डी पी में। तो एक जीवा के अंतः विभाजकों का गुणनफल दूसरी जीवा के अंतः विभाजकों के गुणनफल के बराबर होता है। 3 बातें आ गई थी। चौथी बात मैंने ये कही थी कि अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज है, यानी ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हो जाए या उसके चारों शीर्षों से होते हुए कोई वृत्त गुजर सके, इस तरीके से चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर एक विकर्ण के दोनों खंडों का गुणनफल दूसरे विकर्ण के दोनों खंडों के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। और इस तरीके से जो 4 त्रिभुज बनेंगे इनमें आमने सामने वाले जो दो दो त्रिभुजों का जो जोड़ा बनेगा वो आपस में समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे, और ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल है ये आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। क्या समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे दे दिए,
ये 5 है, ये 4 है, ये 6 इसको 6 ले लेता हूँ। ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 8 है। ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल नंबर 3 और ट्राइंगल नंबर 4, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। आ जाओ। ये AB है, ये CD है, A से अनुपात BD भी बताना है और AD अनुपात BC भी बताना है। AC और BD का अनुपात बताना है, AD और BC का अनुपात बताना है। आ जाओ। आज वो नहीं आई, यहाँ बैठ। मास्टर अकड़ू है, नहीं, बोली मास्टर अकड़ू है। बता दो, देखिए फटाफट। चलो मिलके कर लेते हैं, कर ले। 6 का चौगुणा 24 तो 8 का तिगुणा 24, ये तो 3 होगा। 6 टे 48, 6 का तिगुणा 18, 3 का चौगुणा 12 और 8 का चौगुणा 32। किसी कॉमन संख्या से 6 से कट जाएंगे क्या? 8 3 4 से कटे, 2 से ही कटेंगे केवल। 16 9, 2 से तो कट जाएंगे। 6 24 9 6 16, ये क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। क्लियर है? ये त्रिभुज आपस में सिमिलर है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा होगा, ये कोण अल्फा है तो AB के AC के द्वारा यहां पर बना हुआ कोण अल्फा होगा, तो ये बीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? बीटा। अब थीटा और अल्फा में से किसी एक को ले लो। इसमें थीटा के सामने की साइड कितनी है? 8, और इसमें थीटा के सामने की साइड कितनी है? 4। इसमें बीटा के सामने की साइड क्या है? AD, और इसमें बीटा के सामने साइड क्या है? BC। तो 2:1 हो जाएगा, 8 4 2 1 आ जाएगा। AD और BC का तो हो जाएगा 2:1। इस ट्राइंगल में इसको थीटा 1 मान लेता हूं, इससे थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1 होगा, क्योंकि BC के द्वारा यहाँ थीटा 1 तो यहाँ भी थीटा 1। इसको थीटा 2 मान लेते हैं तो ये थीटा 2 होगा। इसको थीटा 3 और इसको थीटा 3 मान लेते हैं। इसमें थीटा 1 के सामने की साइड 3 है और इसमें थीटा 1 के सामने की साइड कितनी है? 4 है। थीटा 3 के सामने की साइड क्या है? AC है, और थीटा 3 के सामने की साइड क्या है? BD है। तो ये अनुपात क्या हो जाएगा? 3:4। AC और BD का अनुपात हो जाएगा 3:4। रेशो पूछा है, एक्चुअल वैल्यू नहीं, रेशो पूछा है।
इस टाइप से सवाल बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है। ज्यादा टाइम थोड़ा सा थ्योरी में इसलिए लग रहा है कि मैं साथ साथ में ये भी बता रहा हूँ क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, ये जो कंसेप्ट है, ये जो थ्योरी है, इसके सवाल कैसे बन सकते हैं, ये हम साथ में ले रहे हैं इसलिए। आगे चलते हैं फिर, है ना। चले, इसमें कुछ बातें और बताऊंगा, बताऊं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ मैं आपको। अपन पहला ये जो 1 घंटा होता है ना पहली क्लास का, इसमें अपन पढ़ते तो है ही नहीं, अपन तो बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बढ़िया बढ़िया चित्र बनाते हैं, है ना, ठीक है ना। और बातों बातों में अपनी तो पार पड़ जाएगी, हो आराम से। ऐसी बातें आप पूरे दिन करते रहो और लगातार करते रहो, और वो बातें एग्जाम में पूछ लेंगे आपसे, ठीक, यही पूछते, कुछ नहीं पूछते इसके अलावा। एग्जाम में भी बातें ही आती हैं, लेकिन बातें मर्जी से नहीं, जो उस टाइम के लिए वहां जरूरी है वो बातें। ऐसे नहीं कि आपस में बातें करो। ये सर्किल है, आपको मैं एक बात बताऊं, सारी चीजें साइकोलॉजिकल होती हैं, जितने भी ये काम हैं। देखो, मैं ये नहीं कहता कि फिजिकल मेहनत वाली चीजें उनकी तो मैं अलग अलग से बात कर लेंगे अपन, लेकिन मोस्ट ऑफ जो चीजें होती हैं वो साइकोलॉजिकल होती हैं। जो चीज आपको एक टास्क लग रही है, जो चीज आपको एक टास्क लग रही है, आप थोड़ा सा उसको इस वे में ले लो कि 5-7 जनों का आपस में एक ग्रुप हो और फिर आपस में एक दूसरे के साथ में कंपटीशन हो, और उसको एक गेम बना दो इस पढ़ाई को। साल 1.5 साल ऐसा गेम खेलो कि बाउंड्री उठा दो। केवल साइकोलॉजी चेंज करने की जरूरत होती है, उसके बाद में कहने की जरूरत नहीं होती है कि पढ़ ले, अपने आप ही पढ़ता है, और कुछ अच्छा लगता ही नहीं है फिर, और कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता फिर। एक छोटी सी बात पूछता हूँ, लूडो खेलना किस किस को अच्छा लगता है? आपको लगता है क्या मजा आता है, बस ये बता दो, क्या मजा आता है लूडो खेलने में, ये बताओ, क्या मजा आता है? एक कंपटीशन फील होता है, इधर देखो, एक कंपटीशन फील होता है, जीतने की इच्छा होती है, दूसरों से लीड करने की इच्छा होती है, ज्यादा से ज्यादा जल्दी और आगे डेस्टिनेशन पर पहुंचने की इच्छा होती है। इधर और क्या है, इधर और क्या है? आप लूडो के खेल में या किसी भी खेल में जो आपकी मानसिकता काम करती है, सेम मानसिकता यहां काम करती है। बताओ, कुछ भी चेंज है तो मुझे बता दो। लूडो खेलते टाइम आपके मन के भाव क्या होते हैं? मुझे जीतना है, मुझे जल्दी पहुंचना है, मुझे खुद का बचाते हुए बाकी लोगों को हिट करते हुए आगे बढ़ना है, खुद वाली गोटी बचानी है, बाकी की गोटी है उसको हटाते हुए चलना है, यही होता है कंपटीशन में। और क्या होता है कंपटीशन में? और क्या होता है? खुद की गोटी बचाओ, औरों की मारो, यही कंपटीशन में होता है। और क्या होता है? आपकी साइकोलॉजी उधर अलग है, उधर आपको एंटरटेनमेंट लगता है इसलिए मजा आता है, इधर आपके ऊपर बोझ लगता है इसलिए आपसे नहीं होता है।
आई और खांसी के बाद में ये है ना, उसी से हुआ था। हाँ, अब ट्राइंगल एसीपी जो है उसका बहिष्कोण जो पी है वो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो एंगल ये जो पी है, ये बहिष्कोण पी, ये जो बन रहा है एपीडी, एंगल एपीडी बराबर हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा बट्टे 2 हो जाएगा। एंगल एपीडी है वो थीटा प्लस अल्फा बट्टे 2 हो जाएगा। वहां से वॉल्यूम बंद किया हुआ है, नहीं माइक तो बंद नहीं है, चालू है, चालू है। ठीक है, थीटा है। आपको कारण समझ में आ गया है? अब ये डायग्राम तो मैंने बनाया है, आपको दिया हुआ क्या मिलेगा, दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, तो आप ऐसे डायग्राम बना लोगे, एक ए बी बना लोगे और एक सी डी बना लोगे। आपको दिया हुआ मिलेगा ए और सी कौन दे देगा, सी इधर ले लेता हूं, है ना। आपको ए और डी कौन दे देगा और बी और सी कौन दे देगा, और फिर आपसे पूछ लेगा कौन एपीडी क्या होगा, एंगल एपीडी क्या होगा। आ गया, सही आ गया। एंगल एपीडी क्या होगा, आपको ये बोल देगा कि एंगल एओबी है ये थीटा है, एंगल बीओसी है ये अल्फा है, एंगल एपीडी क्या हो जाएगा, इतने होगा। दो जो है ए बी तथा सी डी बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ए ओ बी बराबर थीटा है, बी ओ सी बराबर क्या है, ए ओ डी, ए ओ डी, ए ओ डी, ए ओ डी बराबर थीटा है, ए ओ डी बराबर थीटा है, और बी ओ सी बराबर क्या है, अल्फा है। और अब आपसे पूछ लिया जाता है एपीडी एंगल क्या होगा, इतना ही दिया हुआ होता है। तो ये डायग्राम भी आपको ही बनाना होता है, वो कुछ नहीं देते। तो एओडी है ये थीटा है ना, ये थीटा हो गया, बीओसी है ये अल्फा हो गया। तो ये जो कोण आएगा ये थीटा प्लस अल्फा बट्टे 2 आएगा, और इधर वाला जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा 180 डिग्री में से माइनस करना है थीटा प्लस अल्फा बट्टे 2। जैसे ये 50 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो 50 और 60 कितना होता है, 110। 110 का आधा क्या होगा, 55, 55 होगा। तो ये कोण तो आ जाएगा 55 डिग्री। और ये वाला कोण कितना आएगा, 180 में से 55 घटा दो, कितना आएगा, 125 डिग्री। ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है।
ए बी को आगे बढ़ा दो, सी डी को आगे बढ़ा दो, और ये आगे बढ़ के बिंदु पी पर मिलती। मैंने ए बी को एक्सटेंड कर दिया, सी डी को एक्सटेंड कर दिया, और एक्सटेंडेड ए बी और एक्सटेंडेड सी डी पॉइंट पी पर मिलती है। सही बात है। अब मैं कुछ बातें बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ए बी को पी है, वो ए पी और बी पी में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और ए बी के एक्सटर्नल डिविजर्स हैं ए पी और बी पी। ऐसे ही जो सी डी है उसके एक्सटर्नल डिविजर्स हैं सी पी और डी पी। यानी पी जो है वो सी डी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, किसमें? सी पी और डी पी में। पी ए बी को ए पी और बी पी में एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, पी है वो सी डी को सी पी और डी पी में एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। यानी जो पी है उसके द्वारा ए बी का भी और सी डी का भी एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, एक काम करते हैं, यहां से यहां मिला देते हैं और यहां से मिला देते हैं यहां पर। कुछ कारनामे करेंगे, कुछ बातें हैं जिनको अपन देखेंगे। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा होगा। क्यों होता है? चक्रीय चतुर्भुज के, ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया कौन सा? एबीडीसी। एबीडीसी चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण है वो संपूरक होते हैं, यानी योग 180 डिग्री होता है। तो इस आंतरिक कोण ए का और आंतरिक कोण डी का योग 180 है, और डी का आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग भी 180 है। ठीक है, तो इंटरनल ए बराबर एक्सटर्नल डी होगा। इंटरनल ए बराबर एक्सटर्नल डी होगा। आंतरिक कोण ए है वो बाह्य कोण डी के बराबर होगा, और ये कोण अगर अल्फा है तो ये कोण अल्फा होगा। सही बात है? थोड़ा सा आवाज कम कर दो। और ये जो कोण है ये बीटा है, दोनों में कॉमन, ये बीटा हो गया कोण। अब ट्राइंगल एपीसी तथा ट्राइंगल बीपीडी है, इनके एंगल्स बराबर हैं। एक तो ट्राइंगल देखो एपीसी और एक ट्राइंगल देखो बीपीडी। एपीसी तथा बीपीडी जो है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, और ट्राइंगल के अंदर ही ट्राइंगल बन रहा है। एपीसी है उसी के अंदर बीपीडी बन रहा है। अगर एक ट्राइंगल के अंदर दूसरा ट्राइंगल बन रहा है और नया वाला ट्राइंगल पुराने वाले का सिमिलर है, तो क्या एसी और बीडी आपस में पैरेलल होंगी? एपीसी के अंदर ही बीपीडी बन रहा है और एपीसी तथा बीपीडी आपस में सिमिलर हो गए, तो क्या एसी और बीडी पैरेलल होंगी? हैं? पक्का होंगी या नहीं होंगी? पक्का। जब थीटा और वो थीटा होते तब होती, ये अल्फा और वो अल्फा होता तो होती, अदरवाइज हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। ये एंगल अगर ये पैरेलल होती तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होने चाहिए थे, ये एंगल और ये एंगल बराबर होने चाहिए, जबकि इसके बराबर ये और इसके बराबर ये है। पैरेलल होना जरूरी नहीं है यार, मैं पैरेलल की बात कर रहा हूं। मैंने कोई कंडीशन दी नहीं है, मैंने तो ये दे रखा है कि नहीं है वो अभी कुछ नहीं बोला है। मैंने तो कहा है क्या एसी और बीडी जो दी गई कंडीशन है उनके आधार पर पैरेलल है क्या? मैंने दिया ही नहीं है। दिया नहीं है इसका मतलब क्या है? पता नहीं। आप कह दो कि एपी और सीपी बराबर हैं क्या? नहीं, मैंने तो नहीं दिया ऐसा, मैंने तो ऐसा दिया ही नहीं है। जो दिया है उसके आधार पर आप बताओ क्या एसी और बीडी पैरेलल हैं क्या? पता नहीं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती हैं। अगर एपी और सीपी है वो दोनों बराबर हो जाए तो कह सकते हैं कि होगा, अगर बराबर नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि ऐसा होगा। ठीक है, या फिर ये थीटा है तो वो बी पर बना हुआ कोण भी थीटा होना चाहिए, और ये सी पर बना हुआ कोण अल्फा है तो डी पर बाहर की तरफ बना हुआ कोण भी अल्फा होना चाहिए, तभी जाके इसको आप पैरेलल कहोगे। तो आप फालतू अपने आप निष्कर्ष मत निकालना है कि ये त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज बनता है और वो त्रिभुज समरूप होते हैं तो वो भुजा उसके समांतर हो जाती है। वो तब होती है, ये ट्राइंगल है, इसके अंदर दूसरा ट्राइंगल बन रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है,
ये कोण थीटा है, ये कोण अल्फा है, ये कोण बीटा है, तो ये अल्फा हो जाए और ये बीटा हो जाए, तब ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे, और इसको डी कह दें, इसको ई कह दें, तो बी सी है, ये डी ई और पैरेलल होंगे, तब तो कह सकते हैं कि ये पैरेलल होंगे। बट ट्राइंगल एबीसी है, ये कोण थीटा है, ये कोण अल्फा है, ये कोण बीटा है, इसमें एक दूसरा ट्राइंगल बना दिया, इसमें ये कोण बीटा है और ये कोण क्या है, अल्फा, ये डी है और ये ई है। यहां मैं कह सकता हूं कि ए बी सी है और ट्राइंगल ए डी ई है, ये आपस में सिमिलर होंगे। यहां मैं कह रहा हूं ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल ए ई डी है, और ट्राइंगल ए ई डी, ये आपस में सिमिलर होंगे। एबीसी के साथ में एडीई नहीं होगा, एईडी सिमिलर होगा। अब यहां तो मैं कह सकता हूं कि बीसी और डी पैरेलल हैं, लेकिन मैं यहां नहीं कह सकता कि बीसी और डी पैरेलल है। हालांकि ये पूरा ट्राइंगल एबीसी और ये अंदर जो छोटा बना हुआ ट्राइंगल एबीसी जो एडीई है, ये समरूप है। यहां पर पूरा ट्राइंगल एबीसी तथा एईडी है, वो समरूप है, लेकिन यहां तो मैं बीसी और डी को पैरेलल कर दूंगा, यहां नहीं कर सकता। अगर बीसी और डी पैरेलल होंगे तभी तो ए बी इसका ट्रांसवर्स आएगा, यानी तिर्यक रेखा आएगी, तो ये दोनों कोण है वो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स बन जाएंगे, संगत कोण बराबर होते हैं। ये दोनों कोण क्रॉसपोंडिंग एंगल्स बन जाएंगे, संगत कोण बराबर होते हैं। आप कह सकते हो बीसी और डी यहाँ तो पैरेलल होंगे, लेकिन यहाँ पर मे बी और नॉट मे बी, हो भी सकते हैं नहीं भी। बोलो हाँ, डन, समझ में आ गया ना? क्या बहुत सारी बारीकियां होती हैं, बहुत सारी सूक्ष्मताएं होती हैं, जब आप उनमें लगातार कंटिन्यू उनमें काम करते हो तब वो निकल निकल के आती हैं चीजें। क्लियर है? क्लियर है? तो मैं यहां ये कह सकता हूं, इसके आधार पर ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल एपीसी पैरेलल है, समरूप है ट्राइंगल बीपीडी के। ट्राइंगल एपीसी समरूप है ट्राइंगल डीपीबी के। क्योंकि एपीसी में थीटा बीटा अल्फा का सीक्वेंस है, तो डीपीबी में भी थीटा बीटा अल्फा का सीक्वेंस आएगा, तो एपीसी है वो डीपीबी के सिमिलर है, समरूप है। ट्राइंगल एपीसी है सिमिलर है ट्राइंगल डीपीबी के, डीपीबी के सिमिलर होगा कौन? एपीसी। एपीसी डीपीबी के सिमिलर होगा, समरूप होगा। क्लियर है? आगे चलें।
देखो आपको मैं कुछ और बातें बताऊं। मैंने इसको यहां से यहां आगे बढ़ाया, ये ए बी है, ये सी डी है, और ये पॉइंट पी है। यहां से यहां मिलाया, यहां से यहां मिलाया, ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा होगा, ये कोण अल्फा है, ये कोण अल्फा होगा, ये कोण बीटा होने के कारण बराबर है। तो ये जो ट्राइंगल है एपीसी तथा ट्राइंगल डीपीबी है, ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। अल्फा के सामने की भुजा एपी है बड़े ट्राइंगल में, अल्फा के सामने की साइड है एपी, छोटे ट्राइंगल में अल्फा के सामने की साइड है डीपी। बड़े ट्राइंगल में थीटा के सामने की साइड है सीपी, और छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने की साइड है बीपी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एपी गुणा बीपी बराबर सीपी गुणा क्या होगा, डीपी। एपी गुणा बीपी बराबर सीपी गुणा डीपी होगा। यहां पी क्या है, एक्सटर्नल डिवीजर है। इसमें क्या था पी, इसमें पी क्या था, इंटरनल डिवीजर था। किसका, ए बी और सी डी का। तो यहां पर भी क्या हुआ था, एपी गुणा बीपी बराबर हुआ था सीपी गुणा डीपी। यहां पर भी क्या होगा, एपी गुणा बीपी बराबर सीपी गुणा डीपी। चाहे पी एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजर हो या पी एक्सटर्नल डिवीजर हो, दोनों ही कंडीशन में आंतरिक विभाजकों का गुणनफल एक जीवा के दूसरी जीवा के आंतरिक विभाजकों के गुणनफल के बराबर होगा। तो एक जीवा के बाह्य विभाजकों का गुणनफल भी दूसरी जीवा के बाह्य विभाजकों के गुणनफल के बराबर होगा। आंतरिक विभाजक का गुणनफल भी बराबर होता है तो बाह्य विभाजकों का गुणनफल भी बराबर होता है। ध्यान रखना यह बात। ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ाऊं, ठीक। एक जीवा ये है, एक जीवा ये है, इनको आगे बढ़ा दिया। अच्छा, मैंने इनका नाम तो बताया ही नहीं। जब जीवा वृत्त के बाहर निकल जाती है तो उसको छेदक रेखा कहते हैं। ये जीवा है, ए बी जीवा है, लेकिन अगर ये पी तक चली गई, ए बी है जीवा यानी कोड। लेकिन ए बी पी जो है यह है छेदक रेखा यानी सिकेंट। छेदक रेखा यानी सिकेंट। ए बी तक तो जीवा है, लेकिन जैसे ही वृत्त से बाहर निकली तब इसको छेदक रेखा या सिकेंट बोलेंगे। एक जीवा शब्द है, एक छेदक रेखा है, एक आएगी आगे स्पर्श रेखा। ठीक है, तीनों को पढ़ेंगे अपन। तो इसको मैं एक बार हटा देता हूं, समझाने के लिए बताया था। तो यहां पर एबीपी छेदक रेखा है और यहां पर सीडीपी है, ये छेदक रेखा है। आपको मैंने यहां जीवा में बताया था कि इस जीवा में ए और डी के द्वारा एक जीवा ए बी है, एक जीवा सी डी है, तो केंद्र पर बना हुआ कोण ये है और बीसी के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण ये है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस जीवा के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण ये है, ये ले लेते हैं। एसी के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण और बीडी के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण ये है, तो यहां पर बना हुआ कोण है वो क्या होगा, ठीक है ना। देखो ये केंद्र ओ है, ये केंद्र ओ है। इसमें ये एंगल है या ये, चलो मैं सारे एंगल एक बार ले ही लेते हैं।
ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है। ठीक है, सीओ डी के द्वारा यहाँ थीटा बन रहा है, तो सीओ डी के द्वारा यहाँ पर बना हुआ कोण क्या होगा, थीटा बाई टू। सीओ डी ने यहाँ थीटा बनाया, तो सीओ डी यहाँ क्या बनाएंगे, थीटा बाई टू बनाएंगे। बोलो, सीओ डी ने केंद्र के साथ में थीटा बनाया है, तो परिधि के बिंदु ए है, उस पर क्या बनाएंगे, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू बनाएंगे। ठीक है, ये थीटा बाई टू हो गया। एंगल तो और भी बन रहा, देखो एओसी जो एंगल यहां बनता है तो उसका डबल वाला होगा, ये आधा होगा ये वाला एंगल। एओसी ने, एओसी यहां जो एंगल बनाते हैं, एओसी के द्वारा यहां जो एंगल बनता है वो, मान लीजिए इसको मैं बीटा कह देता हूं। ए और सी के द्वारा यहां पर बीटा बन रहा है, तो ए और सी के द्वारा यहां पर बना हुआ कोण क्या हो जाएगा, बीटा बाई टू। ये एंगल हो जाएगा बीटा बाई टू। ए और डी के द्वारा, नहीं ये तो आ गया यहां पर, हाँ इस एंगल को कह देता हूं मैं, ये बीटा है, इसको कह देता हूं मैं क्या, लेमडा कह देते हैं। तो एओ डी के द्वारा यहां पर बन रहा है लेमडा प्लस एल्फा, तो ये जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा लेमडा प्लस एल्फा बट्टे दो, लेमडा प्लस एल्फा बट्टे दो, लेमडा प्लस एल्फा बट्टे दो, लेमडा प्लस एल्फा। ये दोनों एडी के द्वारा यहाँ पर लेमडा प्लस एल्फा बन रहा है, ये लेमडा ये अल्फा, तो ये एंगल हो जाएगा लेमडा प्लस एल्फा बट्टे दो हो जाएगा, ऐसे होगा, लेमडा प्लस एल्फा बट्टे दो हो जाएगा। ठीक है, हमें एंगल ये देखना है क्या बनेगा, हमें एंगल ये देखना है क्या बनेगा। कुछ दिख रहा है क्या, कुछ देखो, देखिए कुछ दिख रहा है तो, कुछ भी दिख रहा है तो देखो। कोई तालमेल बैठाओ यार। चलो देखता हूं मैं, दूसरा देखता हूं मैं।
ऐसे करो, एक छेदक रेखा ये है, दूसरी छेदक रेखा ये है, यहां से यहां मिलाया, यहां से यहां मिलाया, ये इसका केंद्रक है, यहां मिला दो, यहां मिला दो, ये ABP है, ये CDP है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है। इस एंगल को थीटा ले लें, इस एंगल को अल्फा ले लें, P पर बना हुआ एंगल क्या हो सकता है? P पर बना हुआ एंगल क्या होगा? ठीक है ना, ये थीटा ये अल्फा है, तो P पर बना हुआ एंगल है वो क्या होगा? देखो ये एंगल है, इसके बराबर ये एंगल होगा, और ये जो एंगल C है इसके बराबर ये एंगल होगा। तो यहां पर जो बना हुआ कोण है, ये वाला एंगल B है, वो तो इस C के बराबर होगा, और ये जो बाहर वाला D है वो इस एंगल A के बराबर होगा। अगर ये थीटा है तो अगर इसको मैं क्या मान रहे हैं? केंद्र मान रहे हैं। ये रेडियस R है, ये रेडियस R है, ये रेडियस R है, और ये रेडियस R है, क्योंकि केंद्र से मिलाते हैं तो रेडियस बराबर हो जाएंगे। तो ये अगर थीटा है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 90 माइनस थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स तो बराबर होंगे। और ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ही देखो ये थीटा, अगर ये अल्फा है तो अगर ये अल्फा है तो ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल और ये एंगल है, ये कितने हो जाएंगे? तो 90 180 माइनस अल्फा होगा दोनों का योग, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2, और ये भी 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और ये भी 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। इसको मैं बीटा कह देता हूं और इसको डेल्टा कह देता हूं। तो ये बीटा है तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये अगर डेल्टा है तो यहां वाला जो एंगल आएगा ये वाला, ये 90 डिग्री माइनस डेल्टा बाई 2 आ जाएगा, डेल्टा बाई 2 आ जाएगा। ये एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2 और 90 माइनस बीटा बाई 2 आएगा, ये वाला एंगल, क्योंकि ये जो ए कोण है पूरा इसके बराबर ये कोण है, तो ये वाला जो डी कोण है बाहर वाला, ये वाला, ये आ जाएगा 180 डिग्री, या दोनों को लिख देता हूं 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 प्लस 90 डिग्री माइनस बीटा बाई 2, ये वाला एंगल। और यहां वाला जो ये एंगल आएगा, ये आएगा 90 डिग्री माइनस बीट डेल्टा बाई 2 और 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, ये 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 प्लस 90 डिग्री माइनस हो जाएगा डेल्टा बाई 2, ये आ जाएगा। और इसके साथ में अगर इस P को जोड़ दूं तो 180 डिग्री हो जाएगा, P को भी जोड़ दूं तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 प्लस 90 डिग्री माइनस डेल्टा बाई 2 प्लस हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 प्लस 90 डिग्री माइनस बीटा बाई 2 प्लस हो जाएगा कोण P बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो प्लस कोण P बराबर कितना? 180 हो जाएगा। अब इधर 90 90 180 होता है, तो इस 180 तो इस 180 को काट देंगे, और यहां पर जो कोण P आएगा, कोण P आएगा 90 90 180 हो जाएगा, और 180 डिग्री में से हमें माइनस करना है थीटा बाई 2 प्लस
है? अच्छा, कोण P बराबर 180 माइनस होगा ना, तो ये आ जाएगा कोण P बराबर क्या हो जाएगा, θ/2 और θ/2 दोनों थीटा हो गया क्या, थीटा प्लस डेल्टा/2 प्लस बीटा/2 क्या, और माइनस कितना होगा 180 डिग्री। थीटा प्लस डेल्टा/2 और बीटा/2 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब थीटा प्लस ये तो थीटा है, थीटा प्लस डेल्टा/2 और बीटा/2 माइनस 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री की जगह आप लिख सकते हो, 180 डिग्री की जगह लिख सकते हो, इनके आधे आधे लिख सकते हैं, θ/2 बीटा/2 अल्फा/2 डेल्टा/2 लिख सकते हैं, है ना। 180 तो कोण P बराबर हो जाएगा थीटा प्लस डेल्टा/2 प्लस बीटा/2, इन सब का योग कितना आ रहा है 180, सॉरी 360, आधे आधे करके लिखेंगे तो 180 आ जाएगा। तो इसमें से माइनस हो जाएगा θ/2, माइनस हो जाएगा डेल्टा/2, माइनस हो जाएगा बीटा/2 और माइनस हो जाएगा अल्फा/2। डेल्टा/2 से डेल्टा/2 काट दो, बीटा/2 से बीटा/2 काट दो, θ/2 में से θ/2 घटेगा तो θ/2 आ जाएगा और माइनस अल्फा/ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बहुत जोर आया यार, थीटा और अल्फा कौन से हैं, ये दोनों हैं, इनके योग का क्या होगा आधा। पता कितना रायता फैल गया। आपको बस कुछ भी लफड़े में नहीं पड़ना है। एंगल P बराबर हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा, चल जा रहे यार, थीटा माइनस अल्फा बट्टे क्या हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। ये एंगल और ये एंगल है, इनके अंतर का आधा होगा, ये एंगल अंतर का आधा होगा, जहां दोनों छेदक रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अब मैं दोनों चीजों को एक साथ कर देता हूं, लिख लो कोई बात नहीं, अपन तो ऐसे और बना लेंगे। आपको ये नहीं करना है इतना, आपको इतना नहीं करना है। मैंने आपको कल जो बात बोली थी वो काम किया नहीं किया तो अपन अभी कर लेना, अपन मिलेंगे दिन में, आज फिर मिलेंगे। ये मुलाकातें अब लंबी चलेंगी नहीं, अपन डेली मिलेंगे, जब मुलाकात होती है तभी तो कोई बात होती है। ऐसे तो क्या होगा, ऐसे आप आए मुझे देख लिया, मैं आया आपको देख लिया, ऐसे क्या होता है, लंबी लंबी मुलाकातें नहीं। और फिर देखो क्या होगा आगे चल के, शानदार होगा, गजब होगा कुछ। कल कितने बजे तक थे मनीष यहाँ, 4:15 तक। इसको सही करो, पहले दिन 3 बजे तक, दूसरे दिन 4:15 तक, आज कितने बजे तक, 5 बजे तक। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आपके लाइफ का फॉर्मूला बता देता हूं आज, ठीक है, फॉर्मूला बता देता हूं। आपको जो कुछ करना है ना, जो कुछ करना है उसको करने से पहले फिक्स करो कि मुझे ये काम करना है, उसको करने से पहले फिक्स करो। और फिक्स भी कैसे, एकदम डिफाइंड और क्लियरिटी में। जैसे
आज मुझे पढ़ना है ना, पढ़ना से कोई मतलब ही नहीं हुआ। पढ़ना है, अखबार पढ़ लिया पूरे दिन, पढ़ना है किताब उठाई और कुछ भी पढ़ लिया, पढ़ना है कोई नोवेल उठाया, कहानी की किताब उठाई पढ़ लिया, नहीं। मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एकदम डिफाइंड और क्लियर होना चाहिए। और यह भी पता होना चाहिए कि मुझे एक महीने में कितना पढ़ना है, एक साल में कितना पढ़ना है, और वो उस पढ़ने के पीछे उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को लेने के लिए कितना पढ़ना होगा। एकदम चीजों को डिफाइन करना पड़ेगा। कम से कम हर वो चीज आपके सामने एकदम क्लियर और पूरी तरीके से डिफाइंड और एकदम दिखनी चाहिए कि ये करूंगा तो ये होगा। और जब ये होता हुआ दिखता है ना, तो आदमी ये करने के लिए सारे जतन करता है। फिर इधर आपका इनपुट जाएगा तो उधर से आउटपुट आएगा। मुझे नहीं पता आलू डालने से सोना निकलता है कि नहीं निकलता, लेकिन इसमें डालने से उधर निकलेगा डेफिनेटली। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अभी एक मामला चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट। और अगर वो मामला जो आरोप है वैसा साबित हो गया तो नेता प्रतिपक्ष जेल जा सकते हैं, सदस्यता है वो रद्द हो सकती है, आगे आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग सकता है, और जेल जाना पड़े, सजा हो वो अलग। और इतने दिन जितना भी जो कुछ भी उठाया है उसके रूप में वो जो हर्जाना और वो सारा खर्चा और वसूल। पता है क्या मामला है? विदेशी नागरिकता का मामला। अभी कोर्ट में केस चल रहा है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है उसका। मामला ये है, राहुल गांधी के पास में ब्रिटेन की नागरिकता भी है। तो भारतीय नागरिकता ये कहती है कि जैसे ही आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हो, भारत की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाती है। हाँ, स्वतः खत्म हो जाती है, उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा ही एक कर्नाटक या तमिलनाडु का एमपी था या एमएलए था, उसने किया था, उसने जर्मनी की नागरिकता ले ली थी। तो अभी 5-7 दिन पहले ही हाई कोर्ट ने उसका डिसीजन दिया है, और उसने कहा है, उसके ऊपर वो साबित हो गया कि ये जर्मनी की नागरिकता ले ली थी, वहाँ के नागरिकता पासपोर्ट डॉक्यूमेंट सारे थे, तो उधर उनको अब दोषी सिद्ध किया है। उनकी जो विधानसभा या सदस्यता है वो रद्द की है, और उसको पूरा अब तक का वो 4-5 बार एमएलए बन गया, तो जितना भी खर्चे उसके ऊपर लगे हैं वो सारे के सारे वसूल होंगे, और उसको जेल में और जाना है। ये देश के साथ में गद्दारी में आता है। आप ऐसा तथ्य छुपा के एक विदेशी नागरिक भारत के चुनाव लड़के यहाँ की पार्लियामेंट या विधानसभा में घुस गया, और यही आरोप है राहुल गांधी पर। सुब्रमण्यम स्वामी ने आज नहीं, आज से 10 साल पहले लगाए थे। ब्रिटेन की कोई कंपनी है, उसमें ये डायरेक्टर के पद पर हैं, उसमें कंपनी बनाई थी। उस कंपनी को बनाने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था, और वहाँ ब्रिटेन के नागरिक के नाम से टोटल डॉक्यूमेंट्स जमा करा के रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, और वो पासपोर्ट और है, और उसमें नाम है राहुल विंची। और वो हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है। हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय